दोस्तों आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार के बारे में। दोस्तों यह क्लास सभी एग्जाम्स के लिए महत्वपूर्ण है, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें ऐसे और अधिक क्लासेस को देखने के लिए। दोस्तों शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार जो वर्णन है ये अनुच्छेद 29 और 30 में किया गया है। दोस्तों इसी अनुच्छेद में यानी कि इसी अधिकार में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भी किया गया कि अल्पसंख्यक को क्या क्या चीज अधिकार मिले हैं। तो दोस्तों अनुच्छेद 29 और 30 को समझने से पहले हमें कुछ बातों को समझ लेना जरूरी है। जैसे पहली बात है कि संविधान के किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक शब्द परिभाषित नहीं है। इसके कहने का मतलब है कि जो संविधान है इसके किसी भी अनुच्छेद में अल्पसंख्यक जो शब्द है इसको परिभाषित नहीं किया गया है कि अल्पसंख्यक क्या होंगे। फिर दूसरी बात है अल्पसंख्यकों के निर्धारण के दो आधार हैं। दोस्तों अल्पसंख्यकों के निर्धारण के संविधान में दो आधार बताए गए हैं। पहला है धर्म और दूसरी है भाषा, यानी कि ऐसे धर्म के लोग जो क्या हो कम हो, जिनकी मात्रा क्या हो देश में कम हो, यानी कि जिनकी जनसंख्या देश में कम हो वह भी अल्पसंख्यक होंगे। या ऐसी भाषा बोलने वाले लोग क्या जिनकी जनसंख्या कम है, जैसे कोई भाषा है जो लोग बोलते हैं और उस देश में उसकी जनसंख्या कम है, ऐसे लोगों की भाषा बोलने वालों को वो भी क्या होंगे अल्पसंख्यक होंगे। यानी कि पहला चीज अगर ऐसे धर्म के लोग अगर किसी धर्म की जनसंख्या क्या देश में कम है वह भी अल्पसंख्यक होंगे, और किसी भाषा को बोलने वालों की संख्या देश में कम है वह भी अल्पसंख्यक होंगे। दोस्तों अल्पसंख्यकों का निर्धारण देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाता है। दोस्तों संविधान में कहा गया है कि जो अल्पसंख्यक का निर्धारण होगा वह देश की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा, यानी कि जो देश की जनसंख्या होगी अगर उसमें लोग कम होंगे तो अल्पसंख्यक माने जाएंगे। ये नहीं कि किसी राज्य में किसी खास धर्म की जनसंख्या कम है तो उसे अल्पसंख्यक मान लिया जाए। जैसे ये हिंदुस्तान में हिंदुओं की जनसंख्या क्या है बहुत अधिक है, लगभग 80% के आसपास हैं, और मुस्लिम की जनसंख्या 14-15% है, सिख हैं, ईसाई हैं। तो हिंदुओं को यहाँ देश में बहुसंख्यक माना जाता है और अन्य धर्मों को अल्पसंख्यक की दर्जा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों ऐसे भी कई राज्य हैं पूरब में जहां पर हिंदुओं की जनसंख्या कम है, तो ऐसा नहीं कि उस राज्य में वहां हिंदू की जनसंख्या कम है तो वहां हिंदुओं को अल्पसंख्यक मान लिया जाए, ऐसा नहीं होगा। अल्पसंख्यक उसे ही माना जाएगा जिसमें देश के जनगणना में जिसकी संख्या कम होगी, ना कि किसी राज्य में। तो यह बात है कि अल्पसंख्यक का निर्धारण देश की जनसंख्या के हिसाब से किया जाएगा, ना कि राज्य की जनसंख्या के हिसाब से। अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 29 को क्या कहता है। अनुच्छेद 29 दोस्तों अनुच्छेद 29 पहली बात कहता है अनुच्छेद 29 में सभी नागरिकों को अपनी भाषा लिपि तथा संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी क्या क्या चीज अपनी भाषा को, अपनी लिपि को तथा अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। यानी कि जैसे कि किसी की भाषा अलग है तो अपनी भाषा को क्या अपने देश में बनाए रखेगा अपने भाषा को, यानी नहीं कि कोई चाहे कि उसके भाषा को समाप्त कर दे, ऐसा नहीं होगा। उसको यह अधिकार है कि अपने भाषा को बनाए रखे। दूसरी चीज अपनी लिपि या उसकी कोई लिपि है जैसे कि पंजाबी है गुरुमुखी लिपि में लिखा जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसको क्या कर लोग खत्म कर देंगे। उर्दू है फारसी लिपि में लिखा जाता है, ऐसा नहीं कि उसको खत्म कर देंगे, और उसके भाषा को नहीं खत्म किया जा सकता कि नहीं कि उसके भाषा को खत्म कर दिया जाए। तो क्या होगा अपने सभी नागरिकों को, कोई भी नागरिक हो देश का, उससे अपनी भाषा, अपनी लिपि और अपनी संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। ऐसा नहीं है कि संस्कृति में किसी कुर्ता पैजामा पहनना, तो यहाँ की सरकार मना कर दिया कुर्ता पैजामा नहीं पहन सकते, उसको संविधान के तहत क्या अधिकार मिला हुआ है पहन सकते। लोग टोपी लगा सकते हैं। जिस धर्म में जो जो चीजें हैं वह क्या कर सकता अपनी संस्कृति, यानी कि जिस व्यक्ति के
जो संस्कृति को मानता है, जिस संस्कृति को, उस संस्कृति के अनुसार काम कर सकता है, यानी कि अपनी भाषा को, अपनी लिपि को और अपनी संस्कृति को बनाए रख सकता है। यह कहता है अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में एक चीज और कहा गया है, इसमें इसका शीर्षक दिया गया है, इसका शीर्षक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अनुच्छेद 29 में ही का शीर्षक है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। फिर अनुच्छेद 29(2) कहता है सभी नागरिकों को राज्य द्वारा स्थापित तथा अथवा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, भाषा, मूल वंश या जात के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 29(2) कहता है कि सभी नागरिकों को राज्य द्वारा स्थापित अथवा पोषित। दोस्तों, राज्य शब्द की जो परिभाषा है, इसकी चर्चा हम लोग अनुच्छेद 12 में किए थे, जब पढ़ रहे थे मौलिक अधिकार को। उसमें कहा गया था कि संसद द्वारा या राज्य विधानमंडल द्वारा या राज्य सरकार द्वारा या केंद्र सरकार द्वारा या स्थानीय सरकार यानी कि लोकल गवर्नमेंट द्वारा स्थापित सभी चीजें क्या होंगे, राज्य शब्द की परिभाषा में शामिल होंगे। तो उसमें हम लोग अनुच्छेद 12 में एकदम बढ़िया से डिस्कस किए हैं क्या चीजें होंगी। तो यह कहता है अनुच्छेद 29(2) कि सभी नागरिकों को राज्य द्वारा, यानी कि राज्य चाहे केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो या संसद कोई शिक्षण संस्थान बनाई हो या राज्य विधानमंडल द्वारा स्थापित अथवा पोषित, या वो लोग स्थापित क्यों हो या उसको पोषित कर रहे हैं या इसको पैसे दे रहे हो, स्थापित अथवा पोषित शिक्षण संस्थानों में धर्म, भाषा, मूल वंश और जात के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यानी कि कोई संस्थान कह दे कि आप दूसरे धर्म के हैं तो आपको हम अपने प्रवेश नहीं देंगे, या आप दूसरी जात के हैं तो इस शिक्षण संस्थान में प्रवेश नहीं देंगे, इस स्कूल में प्रवेश नहीं देंगे, आपका एडमिशन नहीं लेंगे, ऐसा नहीं कर सकता कोई भी संस्थान। यह कहता अनुच्छेद 29 शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार में प्रवेश से वंचित नहीं किया जाएगा। यह था अनुच्छेद 29। अनुच्छेद 29 में दो बातें थी। पहली बात है कि सभी नागरिकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 29(2) कहता है कि किसी भी नागरिक को राज्य द्वारा स्थापित अथवा पोषित शिक्षण संस्थान में धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जा सकता है। यह कहता अनुच्छेद 29। फिर आता अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को, अनुच्छेद 30 में ही अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण किया गया कि अल्पसंख्यकों को अपनी भाषाएं, अपनी चीजों क्या बना के रखने का अधिकार होगा। अनुच्छेद 30 कहता है सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों को स्थापना अथवा प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि जो भी अल्पसंख्यक कॉलेज, स्कूल या यूनिवर्सिटीज खुले हुए हैं, उनका आधार अनुच्छेद 30 ही है। अनुच्छेद 30 के ही द्वारा अल्पसंख्यक स्कूल, अल्पसंख्यक कॉलेज, अल्पसंख्यक यूनिवर्सिटियां खोली गई हैं। यह कहता है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी शिक्षण संस्थानों को स्थापना तथा उनको प्रशासन करने का अधिकार होगा। यानी कि अल्पसंख्यक अपने लिए क्या एक शिक्षण संस्थान की स्थापना कर सकते हैं और उनका प्रशासन भी कर सकते हैं, यानी कि उसको मैनेज भी कर सकते हैं। यह कहता है अनुच्छेद 30। दोस्तों, अनुच्छेद 30 ही मदरसों में दी जाने वाली इस्लामिक शिक्षा का आधार है। जो मदरसों में इस्लामिक शिक्षाएं दी जाती हैं, जो मदरसे बड़े बड़े बने हुए हैं देश में, तो उनमें जो इस्लामिक शिक्षा दी जाती है, इस्लाम धर्म के बारे में जो सिखाया जाता है, उसका आधार भी अनुच्छेद 30 ही है। दोस्तों, एक चीज और इन चीजों पर लागू नहीं होता मदरसों पर, वो है शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। दोस्तों, शिक्षा का आधार अधिनियम था 2009। उसमें एक प्रावधान किया गया था कि सभी शिक्षण संस्थानों में, चाहे सरकारी हो या प्राइवेट, उनमें 25% सीटें गरीब एवं वंचित बच्चों के लिए रिजर्व की जाएंगी। यानी कि ऐसे भी 25% बच्चे होंगे शिक्षण संस्थानों में जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, उनको भी क्या एडमिशन
दिया जाएगा, उनके लिए 25% सीटें रिजर्व होंगी। लेकिन यह चीज़ मदरसों पर लागू नहीं होता है कि 25% सीटें रिजर्व हों, क्योंकि इसका आधार क्या है? अनुच्छेद 30 के द्वारा ही इस्लामिक शिक्षा का आधार है। फिर कहता है, राज्य द्वारा स्थापित अथवा पोषित शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों के प्रवेश को देने से वंचित नहीं किया जाता। दूसरा चीज कहता है कि राज्य द्वारा स्थापित अथवा पोषित शिक्षण संस्थानों में अल्पसंख्यकों को प्रवेश देने से वंचित नहीं किया जाएगा। यानी कि राज्य का द्वारा कोई भी शिक्षण संस्थान हो, चाहे स्कूल हो, कॉलेज हो या यूनिवर्सिटीज हो, उसको अगर राज्य स्थापित की है या राज्य उसको पोषित कर रही है, यानी राज्य की तरफ से उसको पैसे मिलते हैं, यानी कि सरकार की तरफ से, सीधे से बात है, सरकार के तरफ से अगर उसको पैसे मिलते हैं या सरकार बनाई है, तो उस कॉलेज, यूनिवर्सिटीज या स्कूल में अल्पसंख्यकों को एडमिशन यानी कि प्रवेश देने से मना नहीं किया जा सकता कि आप अल्पसंख्यक हैं, आप इस पर एडमिशन नहीं ले सकते, ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसका आधार भी अनुच्छेद 30 है। फिर अनुच्छेद 30 कहता है कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, दोस्तों जो 2009 शिक्षा का अधिकार अधिनियम आया था, यानी कि शिक्षा का अधिकार के रूप में दिया गया था, उसमें बातें थे कि 25% सीटें आर्थिक रूप से पिछड़े हुए या वंचित बच्चों के लिए रिजर्व किए जाएंगे। तो यह चीज जो प्रावधान है 25% का, यह अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों पर लागू नहीं होते हैं। जो अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान जितने भी हैं, उन पर यह 25% का क्राइटेरिया लागू नहीं होता है। वहां पर कोई जाकर नहीं कह सकता कि हम गरीब हैं, हमको यहाँ पर आरक्षण दो, वहां पर नहीं किया जा सकता। लेकिन अन्य चीजों में किया जा सकता है कि आप गरीब हैं तो वहां पर आपको 25% जो सीटें हैं आपके लिए रिजर्व रहेंगी, वहां पर छूट मिलेगा। लेकिन अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थानों में ऐसा नहीं किया जा सकता। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 31, जिसे समाप्त कर दिया गया है, लेकिन उसके बारे में जानना जरूरी है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना ना भूलिए। दोस्तों अब हम लोग समझते हैं अनुच्छेद 31, जिसमें संपत्ति के अधिकार के बारे में वर्णन था, है नहीं, मतलब वर्णन था। इसे अब लीगल राइट्स बना दिया गया है, यानी कि अब यह संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार नहीं है, अब यह कानूनी अधिकार है। किसी भी व्यक्ति का कोई भी संपत्ति उसका फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार अब नहीं है, अब उसका केवल क्या है, वह कानूनी अधिकार है। यानी कि जब सरकार चाहे उसका उपयोग के लिए आपसे उसके बदले में पैसे देकर यानी कि मुआवजा देकर उसको ले सकता है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप उस जमीन को ना बेचें सरकार को, सरकार आपसे ले सकता है उसके उपयोग करने के लिए। तो इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। संपत्ति का अधिकार यानी अनुच्छेद 31, अनुच्छेद 31 में संपत्ति का अधिकार था, मौलिक अधिकार, लेकिन अब अनुच्छेद 301 के तहत कानूनी अधिकार यानी कि लीगल राइट्स है। दोस्तों मूल अधिकार, मूल संविधान में जो मूल संविधान था, नहीं ओरिजिनल जो संविधान था, में अनुच्छेद 31 के तहत संपत्ति के अधिकार का वर्णन था। यानी कि मूल संविधान में कहा गया था कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार होगा, जिसका वर्णन अनुच्छेद 31 में किया गया था, लेकिन जिसे 44वें संविधान संशोधन द्वारा 1978 में मूल अधिकार के रूप में समाप्त कर दिया गया। यानी कि दोस्तों हमारा संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था 1978 से पहले, लेकिन इससे अब कानूनी अधिकार बना दिया गया है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। नोट, 1951 में प्रथम संविधान संशोधन द्वारा संविधान में अनुच्छेद 31A तथा 31B नामक दो नए अनुच्छेद जोड़े गए। दोस्तों ऐसी बात थी कि जब देश आजाद हुआ तो उस समय सरकार को डेवलपमेंट करने के लिए जमीनों की जरूरत पड़ती थी, यानी कि भूमि की जरूरत पड़ती थी। रेलवे पटरी बिछाना है, बस स्टैंड बनाना है, फैक्ट्रियां लगानी है, अलग अलग प्रकार की जमीनों की जरूरत पड़ती थी। लेकिन जमीन के लोगों के पास थे और लोगों का क्या था, मौलिक अधिकार था, संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था।
तो लोग सरकार को देते ही नहीं थे। अगर सरकार जबरदस्ती करती थी तो लोग सुप्रीम कोर्ट चले जाते थे और सुप्रीम कोर्ट क्या रद्द करता था, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार, इनका मौलिक अधिकार है, अगर ये चाहेंगे बेचेंगे वरना नहीं बेचेंगे। तो सरकार के सामने समस्या थी, तो सरकार ने प्रथम संविधान संशोधन द्वारा क्या किया, अनुच्छेद 31 में संशोधन किया और उसमें 31A और 31B नामक 2 नए अनुच्छेद जोड़े। देखते अनुच्छेद 31 ये कहता है कि अनुच्छेद 31A में प्रावधान किया गया कि राज्य लोकहित तथा संपत्ति के समुचित उपयोग हेतु संपत्ति को अधिग्रहित कर सकता है। यानी कि अनुच्छेद 31A में यह लिख दिया गया कि राज्य यानी कि सरकार संपत्ति का समुचित उपयोग यानी कि लोकहित में अगर सही तरीके से उपयोग और लोकहित में यानी कि एक जनता यानी कि लोगों के हित में उपयोग करने के लिए, लोक हित में लोगों के भलाई के लिए अगर उस संपत्ति का उपयोग करना चाहती है और उसका समुचित उपयोग करना चाहती है तो वह जमीनों को अधिग्रहित कर सकती है। यह लिख दिया गया है अनुच्छेद 31 में कि राज्य लोकहित और समुचित उपयोग के लिए संपत्ति का अधिग्रहण कर सकती है। क्या अधिग्रहण कर सकती है, यह लिख दिया गया अनुच्छेद 31A में। फिर अनुच्छेद 31B में क्या लिखा गया, क्या अनुच्छेद इसमें प्रावधान किया गया कि इस प्रकार की विधियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। उन विधियों का उल्लेख 9वीं अनुसूची में है। दोस्तों 9वीं अनुसूची पहले संविधान संशोधन द्वारा 9वीं अनुसूची भी संविधान में जोड़ी गई थी। पहले 8 अनुसूचियां थी, पहले संविधान संशोधन द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है, यानी कि भूमि के मामले में संबंधित है। तो यही अनुच्छेद 31B में कहा गया कि उन सभी कानूनों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि कोर्ट में उन कानूनों को नहीं ले जा सकते हैं जिनका उल्लेख 9वीं अनुसूची में किया गया है। यानी कि भूमि संबंधी कानून जो भी सरकार बनाएगी उसको आप लेकर न्यायालय नहीं जा सकते हैं। यह संविधान में लिख दिया गया कि अगर वो आपकी भूमि का किस प्रकार उपयोग करेगी, कैसे अधिग्रहण करेगी, इस प्रकार अगर कानून सरकार बनाएगी तो उसको आप न्यायालय में चुनौती नहीं दे सकते हैं। यह लिखा अनुच्छेद 31B में। अनुच्छेद 31B को यानी कि प्रथम संविधान संशोधन, जो प्रथम संविधान संशोधन किया गया, इसको एक व्यक्ति थे शंकरी प्रसाद बनाम भारत संघ के मामले में चुनौती दी गई थी कि क्या यह कानून क्या है, गलत बनाया गया है, इसका आप सुप्रीम कोर्ट क्या करे, इसको रिव्यू करे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनके चुनौती को खारिज कर दिया गया था कि सुप्रीम कोर्ट ने माना यह काम सही है और संवैधानिक तरीके से किया गया, तो इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। दोस्तों फिर 25वें संविधान संशोधन 1971 में 25वां संविधान संशोधन हुआ, जिसमें अनुच्छेद 31C नामक नया अनुच्छेद जोड़ा गया। फिर दोस्तों क्या किया गया कि 25वें संविधान संशोधन 1971 द्वारा अनुच्छेद 31 में 31C नामक नया धारा यानी कि नया अनुच्छेद जोड़ा गया। उसमें यह कहा गया कि अनुच्छेद 39B और 39C जब हम लोग नेक्स्ट यानी कि जब DPSP को पढ़ेंगे उसमें अनुच्छेद हम लोग 29B और 29C को डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या चीजें हैं। कहा गया कि यह मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई है, यानी कि अनुच्छेद 39 और अनुच्छेद 39B और C को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, यानी कि मूल अधिकारों पर प्राथमिकता है, यानी कि न्यायालय में उसे चुनौती नहीं दी जा सकती है कि अगर आप कहो उस चीज को पूरा करने के लिए सरकार पूरा करे, ऐसा नहीं करेगी सरकार। लेकिन दोस्तों इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 31C में संशोधन फिर क्या किया गया, 42वें पहले तो अनुच्छेद 39B और 39C को मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई, लेकिन फिर क्या कहा गया कि अनुच्छेद 42वें संविधान द्वारा कि जो सभी नीति निर्देशक तत्व हैं वह मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता होंगी, वह मौलिक अधिकार पर क्या होंगी, प्राथमिकता होंगे। यह कहा गया कि मौलिक अधिकारों में शामिल नहीं कर सकते। तो 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरकार ने क्या किया, अनुच्छेद 41C में संशोधन किया। पहले अनुच्छेद 41C में यह कहा कि अनुच्छेद 39B और 39C
या मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता होंगी। लेकिन फिर यहाँ सरकार बात नहीं मानी, इसको मन नहीं भरा। फिर क्या की कि इसे 42वें संविधान संशोधन द्वारा फिर संशोधन करके कि पूरा मौलिक अधिकार पूरा नीति निर्देशक तत्व ही मौलिक अधिकारों पर प्राथमिकता होंगे। पूरा नीति निर्देशक तत्व ही मौलिक अधिकार पर क्या होंगे, प्राथमिकता होंगे। लेकिन इसे अनुच्छेद 31C को कि जितने भी संशोधन किए, अनुच्छेद 31C में जो भी संशोधन किए गए थे, इसे मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में रद्द कर दिया गया। मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में अनुच्छेद 31C में किए गए सभी संशोधनों को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दी। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे संवैधानिक अधिकारों के बारे में, यानी कि संवैधानिक अधिकारों के उपचार के बारे में, अनुच्छेद 32 के बारे में, 32, 33, 34 और 35 के बारे में कल के वीडियो हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना